25 जुलाई 2025 के दिन इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। उन्होंने इनएप्रोप्रिएट कंटेंट बनाने की वजह से अल्ट बालाजी, उल्लू टीवी और देसी फ्लिक्स जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को इंडिया में बैन कर दिया था। इनमें से सबसे पॉपुलर और सबसे कंट्रोवर्शियल अगर कोई ऐप रही है तो वो है अल्ट बालाजी, क्योंकि इसकी ओनर कोई छोटी मोटी पर्सनालिटी नहीं थी। ऊपर से अल्ट बालाजी बैन से पहले इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी, इतनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल कि इसकी कोई हद ही नहीं थी। कभी इंडियन आर्मी के जवानों की डिसरिस्पेक्ट किया करती थी तो कभी अंडर एज एक्टर्स के गंदे गंदे सीन्स दिखाया करती थी। एकता कपूर का नाम काफी बुरे कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व हुआ था, मगर जितेंद्र जो हिंदी सिनेमा के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर हैं, उनकी बेटी का ऐसे कंट्रोवर्सी में नाम आना खुद में ही काफी शर्म की बात है। मगर सवाल ये है कि आखिर कैसे हुई इस चीज की शुरुआत और कैसे एक सुपरस्टार की बेटी बन गई इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट सॉफ्ट प्रोड्यूसर। आइए बताते हैं आपको इस वीडियो में एकता कपूर और उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ बहुत ही दिलचस्प और कंट्रोवर्शियल बातें। 7 जून 1975 जितेंद्र और शोभा कपूर के घर एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है एकता। जितेंद्र उस वक्त बॉलीवुड के शाइनिंग स्टार बन गए थे, लेकिन छोटी एकता के लिए लाइफ इतनी ग्लैमरस नहीं थी जितनी लोगों को अभी लगती है। एकता बचपन से ही इंट्रोवर्ट थी। जितेंद्र के फेम के बावजूद वो अपने ही वर्ल्ड में खोई सी रहती थी। स्कूलिंग उन्होंने बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से पूरी की थी, जो मुंबई के टॉप स्कूल्स में गिना जाता है, और ग्रेजुएशन मिठी भाई कॉलेज से। शुरुआत में एकता कपूर को एक्टिंग ट्राई करने का आइडिया दिया गया, जैसे एवरेज एक्टर्स के बच्चों को दिया जाता है। लेकिन स्क्रीन टेस्ट के वक्त एक बात क्लियर हो गई थी कि कैमरे के सामने वो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं थी। जितेंद्र ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बैनर में भी इंट्रोड्यूस करवाया, पर उनका करियर उस रूट से नहीं बन पाया। तब एकता ने डिसाइड किया कि वो स्पॉटलाइट से ही दूर रहेंगी। उन्होंने तय किया कि वो स्पॉटलाइट के पीछे रहकर ही काम करेंगी, और वहीं से स्टार्ट हुआ उनका प्रोड्यूसर बनने का सपना। सिर्फ 17 साल की उम्र में एकता कपूर ने इंडस्ट्री में कदम रख दिया। इसके बाद उन्होंने फिल्म मेकर कैलाश सुरेंद्र के साथ इंटर्नशिप की, पर इंटर्नशिप के बाद उनका रियल मिशन था खुद का प्रोडक्शन हाउस बनाने का। जितेंद्र ने अपनी बेटी के सपने के लिए फाइनेंशियली मदद की और हुआ भी वही। बालाजी टेलीफिल्म्स का जन्म हुआ, मगर एकता को अभी बहुत बड़ा झटका लगना बाकी था। एकता ने कुछ शोज बनाए। वो शोज लेकर वो जिस चैनल के पास जाती थी, चैनल उनके शोज को हमेशा रिजेक्ट कर दिया करता था। एक के बाद एक 6 पायलट एपिसोड्स रिजेक्ट कर दिए गए। पूरा 50 लाख का नुकसान हो गया। आज के टाइम में 2 करोड़ के बराबर समझिए। सोचो, एक 20 साल की लड़की अपने सपनों के साथ इंडस्ट्री में कदम रखती है और सामने सिर्फ फेलियर्स ही फेलियर्स दिखाई दे, तो ऐसे में एकता क्या समझेंगी। उन्होंने इसके बाद ऑडियंस की चॉइस को समझना शुरू कर दिया और फिर शुरू हुआ उनका गोल्डन रन। 1995 में आया मानो या ना मानो, जिसे जी टीवी ने सिलेक्ट कर लिया। साथ ही एक म्यूजिक बेस्ड शो धूम धमाका दूरदर्शन पे चलना शुरू हो गया। लेकिन असली गेम चेंज था हम 5, मिडिल क्लास परिवार की कहानी, जिसमें बहुत ही ज्यादा फन था, बहुत ही ज्यादा मनोरंजन था। और इस सीरियल के बाद एकता कपूर बन गई एक एस्टैब्लिश्ड प्रोड्यूसर। 2000 आते आते एकता ने एक नया बिलीफ अपनाया, जो ज्योतिष था। ज्योतिष शास्त्र में वो काफी ज्यादा मानती हैं। उनको किसी ने बताया कि उनका लकी अल्फाबेट के है। बस फिर क्या था, उन्होंने अपने सारे सीरियल्स के नाम के से रखने शुरू कर दिए। और फिर शुरू हुआ वो दौर जिससे इंडियन टेलीविजन का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया, क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इसके बाद कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की, कहीं तो होगा, कसम से, एक के बाद एक ऐसे शोज जिन्हें देखकर इंडियन टेलीविजन का पूरी तरह से रुख ही बदल गया। 2001 तक एकता कपूर के 34 शोज टीवी पर चल रहे थे, जिसमें से 20 शोज तो टीआरपी चार्ट में सबसे ऊपर नजर आया करते थे। आप सोचो, एक वक्त था जब एक के बाद एक उनके लगातार 6 प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट हो गए थे। वहीं एक ऐसा वक्त भी आया जब उनका प्रोजेक्ट टीआरपी में नंबर 1 चल रहा था और टर्नओवर लगभग 35 करोड़ का था। वाकई अल्फाबेट के हिसाब से उनके इस लक ने काम कर दिखाया।
एकता कपूर सिर्फ हिंदी टीवी सीरियल पर ही नहीं रुकी, उन्होंने तमिल सीरियल, तेलुगु सीरियल और इसके बाद पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली हर रीजन में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। एकता पर्सनली हर स्क्रिप्ट लिखती थी, एडिटिंग से लेकर कॉस्ट्यूम तक हर डिटेल पर उनका कंट्रोल हुआ करता था और फाइनेंशियली साइड उनकी मदद शोभा कपूर किया करती थी। ये मदर डॉटर की जोड़ी बालाजी टेलीफिल्म्स को एक मिनी एम्पायर बना दिया। डेली शो में इनका कोई मुकाबला नहीं था, जिस चीज में ये हाथ डालती उनमें सक्सेसफुल हो जाया करती। एकता कपूर ने अपने करियर में 130 से ज्यादा टीवी शोज बनाए। पवित्र रिश्ता, बड़े अच्छे लगते हैं, ये है मोहब्बतें, नागिन, कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य और ये लिस्ट चलती ही चली गई। यही वजह है कि उनके क्वीन ऑफ इंडियन टेलीविजन कहा जाता है। टेलीविजन क्वीन बनने के बाद एकता ने डिसाइड किया कि अब बड़े पर्दे पर भी अपना मैजिक दिखाना है। 2001 आते आते उन्होंने अपनी पहली फिल्म प्रोड्यूस की, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, जिसमें गोविंदा और सुष्मिता सेन थे, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा पैसे नहीं कमा पाई। इसके बाद साल 2003 और साल 2004 में उन्होंने सुपर नेचुरल थ्रिलर कुछ तो है और कृष्णा कॉटेज जैसी फिल्में बनाई। ये मूवीज टीवी पर तो कल्ट स्टेट बन गईं, लेकिन थिएटर्स में इन्होंने ज्यादा धमाल नहीं मचाया। 2007 में एकता कपूर ने फिल्म मेकर संजय गुप्ता के साथ एक फिल्म प्रोड्यूस की, जिसका नाम था शूट आउट एट लोखंडवाला। ये फिल्म मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर बेस्ड थी। इसके बाद आई मिशन और EMI लिया है तो चुकाना पड़ेगा, जो सुनील शेट्टी के साथ कोलैबोरेशन में थी, लेकिन कॉमर्शियली सक्सेस नहीं हो पाई। इसके बाद साल 2010 के बाद एकता कपूर ने नए तरह के सिनेमा में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। उन्होंने बनाई बोल्ड एंथोलॉजी लव स्टोरी, जिसका नाम था लव, सेक्स और धोखा, जो अपने नाम की वजह से हेडलाइंस बन गई। फिर आई वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई, जो अजय देवगन और इमरान हाशमी की वजह से एक कल्ट हिट साबित हुई। साल 2011 में एकता ने दो अलग अलग चेहरे दिखाए। एक तरफ रागिनी MMS, एक हॉरर फिल्म जो कल्ट बन गई। इसने अपनी बोल्डनेस की वजह से यूथ को अट्रैक्ट किया और इसके आगे फ्रेंचाइज भी बने। दूसरी तरफ आई द डर्टी पिक्चर। विद्या बालन की परफॉर्मेंस, बोल्ड थीम और धमाकेदार सॉन्ग्स ने बॉक्स ऑफिस को हिला कर रख दिया। 80+ करोड़ का बिजनेस हुआ। विद्या नेशनल अवार्ड तक जीती और एकता को बॉलीवुड में कंटेंट क्वीन का टैग मिल गया। साल 2012 में एकता ने अपनी एडल्ट कॉमेडी फ्रेंचाइजी को कंटिन्यू करते हुए क्या सुपर कूल है हम बनाई। ऑडियंस ने इसे भी पसंद किया, लेकिन गालियां भी दी, मगर यूथ ने इसे काफी एंजॉय भी किया और इस फिल्म ने एट द एंड अपना पैसा वसूल ही कर लिया। साल 2013 में 3 बड़ी फिल्म आई, मगर ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। एक थी डायन, एक हॉरर थ्रिलर जिसमें इमरान हाशमी और कल की थी। फिल्म ने डिसेंट बिजनेस किया। शूट आउट एट वडाला, जॉन इब्राहिम की गैंगस्टर स्टोरी जो मॉडरेट हिट रही, और फिर आई वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा। फिल्म ब्लॉकबस्टर थी, लेकिन सीक्वल फ्लॉप हो गई। साल 2014 भी एकता कपूर के लिए शुरुआत में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा था, लेकिन अंत आते आते वो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर बन गया। शादी के साइड इफेक्ट्स, रागिनी MMS 2, मैं तेरा हीरो, कुकू माथुर की झंड हो गई। ऐसी फ्लॉप फिल्मों के साथ इनके इस साल की शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर आई एक विलन, रितेश देशमुख, सिद्धार्थ मल्होत्रा और श्रद्धा कपूर स्टारर। ये फिल्म 100 करोड़ क्रॉस कर गई। सिर्फ एक हिट फिल्म ने इनके सारे फ्लॉप फिल्म्स को कवर कर लिया और पैसा वसूल हो गया। साल 2015 में उनकी कोई मूवी नहीं आई, मगर इस साल उन्होंने एक ऐसा स्टेप लिया जो कि आगे चलकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल साबित हुआ। एकता कपूर ने साल 2015 में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज इंट्रोड्यूस किया जो बॉलीवुड में पहली बार निकला था। क्लॉज का नाम था न्यूडिटी क्लॉज। इस क्लॉज में एक्टर्स को लीगली बाउंड किया जाता था कि अगर स्क्रिप्ट में कुछ इंटीमेसी या कुछ ऐसे सीन्स हैं जो प्राइवेट होते हैं तो उन्हें वो मना नहीं कर सकते। ये क्लॉज खासकर न्यू कमर्स के साथ एक अब्यूज के रूप में देखा गया, जिसमें उन्हें हद से ज्यादा बोल्ड कंटेंट शूट करने के लिए फोर्स किया जा सके। अब आप सोच कर देखिए कि एक न्यू कमर को अगर एकता कपूर मौका दे दे तो वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाएगा, और ऐसे में एकता कपूर ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। पब्लिक और इंडस्ट्री दोनों ने इसे अनफेयर देखा, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं सकता था। क्रिटिक्स ने बोला कि ये क्लॉज एक्टर्स की ऑटोनॉमी रिस्ट्रिक्ट करता है और ये एक पावर मिसयूज का एग्जाम्पल बन गया, मगर इसके पीछे जो एकता का प्लान था वो 2017 में बाहर आया।
साल 2016 में ही एकता कपूर ने क्या कूल हैं हम 3 बनाई, जिसे इंडिया की पहली कॉर्न कॉमेडी बोला जाता है। पब्लिक ने इस मूवी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। सिर्फ पब्लिक नहीं, क्रिटिक्स ने भी इस मूवी को काफी ज्यादा बुरा बताया था, जिस वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से गिर गई। इसके बाद क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की बायोपिक बनाई, जो फ्लॉप साबित हुई, ग्रेट ग्रैंड मस्ती। इस मूवी से रिलेटेड भी सेंसर बोर्ड के कई सारे सवाल आए थे, जो कंट्रोवर्सी बन गए थे। कंट्रोवर्सी के बाद ये मूवी ऑनलाइन लीक हो गई और फिर सिनेमा हॉल में रिलीज हुई तो डिजास्टर साबित हुई। फिर रिलीज हुई टाइगर श्रॉफ की फ्लाइंग जट, मगर ये भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी। फिर आई उड़ता पंजाब। ये फिल्म ड्रग क्राइम्स को दिखाती थी। सेंसर बोर्ड ने इस मूवी में 80 कट्स लगाए थे। इस बात पे भी कंट्रोवर्सी हुई थी, मगर हाई कोर्ट ने रिलीज अप्रूव कर दिया था। फिल्म क्रिटिकली एक्लेम्ड रही और पब्लिक ने अप्रिशिएट भी किया। ये साल एकता कपूर के लिए काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा था, मगर अगले ही साल तो मार्केट में कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एकता की इमेज और लोगों की सोच को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। साल 2017 में जिस वक्त इंडिया में नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम एंट्री ले रहे थे, एकता कपूर ने लॉन्च किया अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म, जिसका नाम रखा अल्ट बालाजी। लेकिन इसका मोटिव क्लियर था, टीवी जैसे फैमिली शोज यहाँ पर नहीं मिलेंगे। यहाँ मिलेगा बोल्ड, एजी और अनसेंसर्ड कंटेंट। शोज जैसे रागनी एमएमएस रिटर्न्स और गंदी बात ने प्लेटफॉर्म को बहुत जल्दी ग्रो कर दिया। यूथ काफी बड़े नंबर्स में इस प्लेटफॉर्म्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। भाभी देवर टाइप चीप और वल्गर कंटेंट भी इस प्लेटफॉर्म पर भरे हुए थे। एक तरफ सब्सक्राइबर्स काउंट बढ़ने लगा, दूसरी तरफ सोशल मीडिया आउटरीच भी शुरू हो गया। साल 2018 तक अल्ट बालाजी ने अपनी पहचान एक ओटीटी वेबसाइट से ज्यादा एक कॉर्न साइट के रूप में बना ली। गंदी बात के नए सीजन्स में गांव कस्बे की कहानियों को बहुत ही गंदे तरीके से दिखाया गया। यूथ ने इस शो को वायरल बना दिया। टियर 3 ऑडियंस को टारगेट करने वाली इस ऐप में बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई जा रही थी। हर सीजन के बाद हैशटैग ट्रेंड होने लगा, बैन गंदी बात। लेकिन एकता कपूर ने एक बार भी पीछे हटने का सिग्नल नहीं दिखाया। इन सब के बीच अल्ट बालाजी हर एक शो के साथ काफी ज्यादा वल्गर और प्रॉब्लमैटिक होता जा रहा था। साल 2020 में रिलीज हुई एक सीरीज ट्रिपल एक्स अनसेंसर्ड सीरीज 2 में एक सीन था जिसमें आर्मी ऑफिसर की वाइफ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हुए दिखाई गई, जिससे इंडियन आर्मी और एक्स सर्विसमैन की फीलिंग्स को काफी ज्यादा हर्ट हुआ। इसके बाद उसी शो में एक और कंट्रोवर्सी हुई, जब ये दिखाया गया कि एक्ट्रेस अपने लवर को इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनाती है और फिर उसे फाड़ देती है। इस अकेले सीन की वजह से बवाल और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि ऑब्लिगेशंस अब इंडियन आर्मी की तरफ से आने लगे थे। यूनिफॉर्म की बहुत बड़ी बेइज्जती की गई थी। ऐसे किसी शो में इस तरह से प्रॉप का इस्तेमाल करना और उसकी बेइज्जती करना कहीं से भी ठीक नहीं था। प्रोटेस्ट और लीगल कंप्लेंट्स फाइल हुई। उसके बाद उनको ये सीन डिलीट करना पड़ा। साल 2020 में चंडीगढ़ के पब्लिक जागृति कमीशन नाम के ग्रुप ने अल्ट बालाजी और एकता कपूर के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की। उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि अल्ट बालाजी का कंटेंट एक्सेसिव न्यूडिटी और वल्गैरिटी को बढ़ावा देता है और ये यूथ और चिल्ड्रन के मॉरल वैल्यूज को हार्म करता है। लीगल एक्शन डिमांड हुआ। साल 2021 में अल्ट बालाजी पर कॉपी करने का भी इल्जाम लगा। नेशनल अवार्ड विनर फिल्म मेकर सुधांशु सारिया ने अल्ट बालाजी पे एक्सक्लूसिव लगा दिया कि अल्ट ने लेटेस्ट शोज हिट स्टोरी का पोस्टर सुधांशु के 2015 में रिलीज हुई फिल्म लोएफ के पोस्टर का कॉपी है और टाइटल भी कोरियन सीरीज में मिलता जुलता दिखाई देता है। अल्ट बालाजी ने माफी तो मांगी, लेकिन सारिया इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने अपॉलॉजी को फेक बताया, बट सोशल मीडिया में यूजर्स ने और भी कई सारे शोज को पॉइंट आउट किया जो कि काफी ज्यादा फॉरेन वेब सीरीज की कॉपी लग रहे थे। इसके बाद साल 2024 में एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ एक सीरियस लीगल कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, जब मुंबई पुलिस ने उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अल्ट बालाजी पर स्ट्रीम की गई गंदी बात सीजन 6 में एक एपिसोड में माइनर को गंदी चीजें करते हुए दिखाया गया था और उसमें एकता कपूर का बहुत बड़ा हाथ था। सवाल कुछ इस तरह के उठाए गए थे कि उनके इस शो में कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जिनमें कि बच्चों के साथ गंदी हरकतें करते हुए दिखाए गए हैं, जो कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आता है। इसके बाद सोशल मीडिया पे आउटरीच मचा रहा
कि जहां लोगों ने ओटीटी कंटेंट के रेगुलेशन की डिमांड उठाई, बाद में अल्ट बालाजी ने तुरंत उस एपिसोड को रिमूव कर दिया और क्लैरिफाई भी कर दिया कि ये कंटेंट दिखाने का कुछ गलत मकसद नहीं था। एकता कपूर ने स्टेटमेंट रिलीज करते हुए ये भी कहा कि वो और उनकी मां 2021 जून के बाद से अल्ट बालाजी के डे टू डे ऑपरेशन में एक्टिव नहीं हैं और प्रोडक्शन और मैनेजमेंट कोई और टीम संभाल रही है। फिर भी इस केस ने उनकी क्रेडिबिलिटी पर बड़ा क्वेश्चन खड़ा कर दिया। अल्ट बालाजी के कंटेंट को लेकर हमेशा सवाल उठाए गए क्योंकि इसने हर बार कोई न कोई सीमा जरूर लांघ दी। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के नाम पर इस तरह की गंदी चीजें दिखाना कहीं से भी सही नहीं है। काफी ज्यादा आउटरीच, एफआईआर और रेगुलेशंस को वायलेट करने के बाद आखिरकार 25 जुलाई 2025 के दिन अल्ट बालाजी समेत ऐसे सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया और इसी के साथ अंत हुआ ओटीटी के वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल ऐप अल्ट बालाजी का। एक टाइम पर फैमिली फ्रेंडली डेली शो बनाने वाली एकता कपूर ने ओटीटी पे ऐसी गंध मचाई जिसे बयां कर पाना बड़ा ही मुश्किल साबित होता है। एकता को ये समझ आ चुका था कि इंडियन गवर्नमेंट ने कोई साइट को बैन कर दिया है, मगर पब्लिक के अंदर की ठरक को थोड़ी देर बैन किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। बस इसी पॉइंट को मोनेटाइज करना स्टार्ट किया एकता कपूर ने और देखते ही देखते अल्ट बालाजी बन गई इंडिया की बिगेस्ट सॉफ्ट कॉर्न ऐप की प्रोड्यूसर। तो ये थी एकता कपूर की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज। हालांकि सरप्राइजिंगली एकता को इंडियन गवर्नमेंट ने साल 2020 में इंडिया की 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी पद्मश्री दिया था और वो भी दिया गया था इसलिए क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा था आर्ट्स और एंटरटेनमेंट में। दोस्तों, आपको एकता कपूर कैसी लगती हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इनका कोई टीवी सीरियल, इनकी कोई फिल्म या फिर इनकी कोई वेब सीरीज अगर आपने देखी है और आपको पसंद आई है तो उसे भी कमेंट्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं और ऐसे ही कंटेंट्स हमेशा देखते रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।